हेलो दोस्तों, मैं सुमन कुंज एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुंज 2 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह टेस्ट सीरीज भौतिक विज्ञान से संबंधित है। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत मैंने 30 ऐसे प्रश्नों को रखा है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी है समतल दर्पण में, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण में और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो दोस्तों, पूछा गया है प्रश्न कि किसी भी वस्तु जो हमारी आंखों के सामने उपस्थित होता है उसका आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा बनता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समतल दर्पण के द्वारा किसी वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ, पूछा गया है कि किस दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण में, ऑप्शन सी समतल दर्पण और ऑप्शन डी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। जी हाँ, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम दिया है, उसमें से पूछा गया है कि ये इस चारों में से कौन सा ऑप्शन प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करता है। तो ऑप्शन ए है आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, ऑप्शन बी है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन सी है आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है और ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता भी होगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जी हाँ, पूछा गया है कि आंख में जो प्रकाश आता है किसी भी प्रकाश स्रोत से, तो उसको नियंत्रित कौन करता है। ऑप्शन ए है परितारिका, ऑप्शन बी है पुतली, ऑप्शन सी लेंस और ऑप्शन डी पक्षाभि पेशियाँ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन परितारिका। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो गोल भाग होता है वो किस प्रकार का दिखता है। ऑप्शन ए है गोलाकार, ऑप्शन बी घनाकार, ऑप्शन सी अंडाकार और ऑप्शन डी चपटा। तो दोस्तों, इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा चपटा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। पूछा गया है कि समतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी उल्टा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काल्पनिक। समतल दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए है ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य और ऑप्शन डी अन्य। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक प्लस पॉजिटिव। और लेंस की फोकस दूरी नहीं सॉरी अवतल लेंस की क्षमता होगी माइनस में। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, या पानी में डाला हुआ छड़ हमको टेढ़ा दिखाई पड़ता है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन और अपवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपवर्तन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी द्वारक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है ऑप्शन ए 1.77, ऑप्शन बी 1.47, ऑप्शन सी 1.44 और ऑप्शन डी 2.42। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 2.42। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जी हाँ, क्योंकि मनुष्य की आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, इसलिए पूछा गया है कि समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकृति का होता है, आभासी और सीधा। ऑप्शन बी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी है वास्तविक और उल्टा और ऑप्शन डी है आभासी और उल्टा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन आभासी और सीधा।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है। पूछा गया है कि कोई भी समान आँख जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो कितनी न्यूनतम दूरी को आसानी से देख सकता है। ऑप्शन ए है 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 2.5 मीटर और ऑप्शन डी है 3 मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है। सामान्य मानव नेत्र कहने का मतलब है कि एक नॉर्मल मनुष्य जिसकी आंखों में किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं हो, उस मनुष्य के आंख का दूर बिंदु कितना होता है। ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी अनंत पर, ऑप्शन सी 25 मिलीमीटर और ऑप्शन डी 25 मीटर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन अनंत पर, क्योंकि हम अनंत तक की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं यदि हमारी आंखों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो तो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। जी हाँ, पूछा गया कि कौन सा ऐसा रंग है जिसका उपयोग खतरे के सिग्नल के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए है पीला रंग, ऑप्शन बी बैंगनी रंग, ऑप्शन सी नीला रंग और ऑप्शन डी लाल रंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, वो हमको दूर से ही दिखाई दे देता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल जो खतरनाक होता है उसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका। ऑप्शन ए है तांबा का, ऑप्शन बी प्लेटिनम का, ऑप्शन सी टंगस्टन का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन टंगस्टन का। अब एक बात और आपको याद रखना है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये भी याद रखना है। विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय या अक्रिय गैस भरी जाती है, जिसमें से 6 क्रिय गैस है, जिसमें आर्गन गैस को बल्ब के अंदर भरा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता का मात्रक है ए नंबर ऑप्शन ओम मीटर, ऑप्शन बी है ओम प्रति मीटर, ऑप्शन सी है मीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन प्रतिरोधकता का ऐसा है मात्रक ओम मीटर होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। तो दोस्तों ये अनुभव करने की चीज़ है, जब हम किसी अंधेरे कमरे से बाहर निकलते हैं तो हमारी आंखें ज़्यादा नहीं खुल पाती है। इसका क्या मतलब होता है कि पुतली हमारा सिकुड़ करके छोटा हो जाता है, इसीलिए आंख हमारा ज़्यादा नहीं खुल पाता है। तो इसका सही आंसर इस प्रकार से हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन छोटा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन है अमीटर, बी नंबर ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सी नंबर जनित्र और डी नंबर मीटर, सॉरी यहाँ पर मोटर होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए हम विद्युत किसकी मदद से उत्पन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जनित्र, जनरेटर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है। ऑप्शन ए है करेंट, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन बी पावर और ऑप्शन डी वोल्टेज। तो एम्पियर कितने एम्पियर, ये बार बार हम सुनने को हमको मिलता है कि ये कितने एम्पियर का बिजली सप्लाई हो रहा है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम होता है। लेकिन ये पूछा गया है कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है, एम्पियर से क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए में दे दिया है करेंट, विद्युत धारा, धारा की इकाई क्या है, एम्पियर होता है। इसीलिए यहाँ पर धारा नहीं लिख करके क्या लिख दिया है, करेंट लिख दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा का, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन करेंट। धारा को किस में मापा जाता है, एम्पियर में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। पूछा गया है कि जिस मनुष्य में दूर दृष्टि दोष हो वह कहाँ की वस्तुओं को आसानी से साफ साफ देख सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन है निकट की वस्तुओं को, बी नंबर ऑप्शन है बड़ी वस्तुओं को, सी नंबर ऑप्शन है दूर की वस्तुओं को और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आपको याद रखना है निकट दृष्टि दोष है, कहने को लगता है कि निकट दृष्टि दोष में हमको निकट में कोई दोष होगा निकट की वस्तुओं को देखने में, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष में हमको निकट की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं और दूर दृष्टि दोष में हम दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से, मानव नेत्र में होता है। पूछा गया है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है या फिर दर्पण होता है। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस और ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न इस प्रकार
है उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। पूछा गया है कि जिस समय सूर्योदय होते रहता है और या फिर सूर्यास्त रहता है उस समय में हमको सूर्य किस कलर का दिखाई देता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी काला और ऑप्शन डी पीला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल, क्योंकि ये हम लोगों के जीवन में रोज घटित होने वाली घटना है जिसको हम अक्सर देखते ही रहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। ऑप्शन ए है 2 मिनट, ऑप्शन बी है 1 मिनट, ऑप्शन सी है 4 मिनट और ऑप्शन डी है 3 मिनट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 2 मिनट। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त कहने का क्या मतलब, सूर्यास्त हुआ नहीं रहता है, उससे पहले हमको लगता है कि सूर्यास्त हो गया। तो ये जो टाइम का डिफरेंस है वास्तविक और काल्पनिक का, वो कितने का अंतर होता है, 2 मिनट का। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका। ये नंबर ऑप्शन है आवेश का या विद्युत आवेश का, ऑप्शन बी है ऊर्जा का, ऑप्शन सी विभवांतर विद्युतीय का और ऑप्शन डी शक्ति का। तो दोस्तों किलोवाट घंटा पूछा है KWH, तो किलोवाट आवर में विद्युत की ऊर्जा मापी जाती है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन ऊर्जा का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका। ऑप्शन ए है तांबा का, ऑप्शन बी प्लेटिनम का, ऑप्शन डी टंगस्टन का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन टंगस्टन का। इसलिए टंगस्टन धातु का बनाया जाता है क्योंकि उसका जो गलनांक पॉइंट है वो बहुत अधिक होता है, इसीलिए विद्युत बल्ब के अंदर टंगस्टन धातु का फिलामेंट लगाया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी द्रव्यमान और ऑप्शन डी कोणीय वेग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, वेग, संवेग और कोणीय वेग, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, इसीलिए ये सब सदिश राशि है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। ए नंबर ऑप्शन है क्रोमियम, बी नंबर ऑप्शन है सिलिकॉन, सी नंबर है यूरेनियम और डी नंबर एल्यूमिनियम। तो दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है हम लोग के यहाँ, ये नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक मात्रा में यूज होता है यूरेनियम, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है। जी हाँ, पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है। तो ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी चंद्रमा और ऑप्शन डी कोयला। तो दोस्तों देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सूर्य, क्योंकि सूर्य इस पृथ्वी पर करोड़ों अरबों वर्षों से है, लेकिन उससे जो हमको शक्ति मिलती है, पेड़ पौधे को जो शक्ति मिलती है, बहुत सारे कार्य हम सूर्य की रोशनी की मदद से कर पाते हैं और वो सदा बना हुआ है। और लकड़ी है, कोयला है, ये सब कुछ सीमित मात्रा में होने वाले संसाधन है हमारे पास, ये अधिक मात्रा में उपयोग करने से ये खत्म हो सकता है, लेकिन सूर्य से जो मिलने वाली ऊर्जा है वो बहुत अधिक दिनों तक हमारे साथ बना हुआ है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, मतलब पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत सूर्य है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, या सौर ऊर्जा का जो प्लेट होता है उसको बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है स्टील, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी अभ्रक और ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सिलिकॉन। सौर सेल या सोलर प्लेट बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न इस प्रकार से है, डायनमो से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए दिष्ट धारा, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी दोनों प्रकार की धारा और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डायनमो एक छोटा सा संयंत्र होता है जो हम साइकिल में लगाकर भी उससे बिजली उत्पन्न करते हैं, लेकिन उसमें हमको करंट नहीं लगता है, वो AC नहीं होता है, इसीलिए डायनमो से केवल DC करंट उत्पन्न होता है। DC मतलब डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों के सामने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि यह टेस्ट सीरीज आपको परीक्षा में मदद करेगी और आप अच्छे रैंक हासिल कर सकेंगे, जिससे आप सरकारी कॉलेजों में एडमिशन ले पाएंगे। दोस्तों ऐसे ही और महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए देने के लिए आप मेरे चैनल स्टडी विद कुंज 2 को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो वह आपको सूचित कर दे। धन्यवाद।